स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शुरुआत से ही इसे छोटा रखा गया है। 19 दिसंबर तक चलने वाला यह सत्र कई अहम बिलों, राजनीति और रणनीतियों और सरकार विपक्ष की तल्खियों का गवाह भी बनने वाला है। आपको बता दें कि सरकार जहां पर एटॉमिक एनर्जी बिल और हायर ही एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल और इसके साथ ही कोऑपरेटिव लॉ संशोधन बिल 2025 समेत कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी एसआईआर मुद्दे समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही अपील की कि ये सत्र ना तो ही पराजय की बौखलाहट बने और ना जीत का अहंकार। तो क्या होगा इस शीतकालीन सत्र का तापमान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संसद परिसर में सुबह से ही चहल पहल थी। सुरक्षा कड़ी, मीडिया की लाइन लंबी और नेताओं के आने जाने का सिलसिला तेज। शीतकालीन सत्र भले ही छोटा है, लेकिन एजेंडा बड़ा है। कुल 19 दिनों के भीतर सरकार कम से कम 10 प्रमुख विधेयकों को सदन में लाने की तैयारी में है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माहौल को बेहतर रखने का संदेश दिया। बैठक में विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया के कैमरे के सामने एक अहम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए, न विजय के अहंकार में बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री के संकेत साफ थे कि देश हित में शांति और सहयोग के साथ विधायी कामकाज हो। सरकार इस सत्र में कई बड़े और तकनीकी बदलावों वाले बिल लेकर आने जा रही है और सबसे पहले ऑटोमेटिक एनर्जी बिल। इससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, सुरक्षित प्लांट ऑपरेशन और नई टेक्नोलॉजीज की राह खुलेगी। इसके बाद हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बिल, उच्च शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालय की निगरानी और यूजीसी, AICTE जैसे निकाय के ढांचे पर बड़ा बदलाव। तीसरा बड़ा प्रस्ताव कॉर्पोरेट लॉ बिल 2025 कंपनियों की कंप्लायंस प्रक्रिया सुगम करने के और स्टार्टअप के बोझ कम करने और कारोबारी वातावरण को और सरल बनाने की दिशा में ये प्रमुख कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार वित्त, विज्ञान, ट्रांसपोर्ट और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 7 अन्य बिल भी लाने की तैयारी में है। इन बिलों का उद्देश्य आर्थिक ढांचे को मजबूत करना, शिक्षा को प्रवर्धित करना और इसके साथ ही निवेश माहौल को बेहतर करना बताया जा रहा है। और आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। विपक्षी सत्र में कई मुद्दों पर आक्रामक दिखना भी चाहता है। पहला मुद्दा एसआईआर, दूसरा महंगाई, बेरोजगारी और कृषि भुगतान से जुड़ी शिकायतें, तीसरा चुनाव के बाद राज्यों में चल रही राजनीतिक उठापटक। संसद के भीतर विपक्ष का प्लान ये है कि हर बिल पर ही विस्तृत चर्चा कराई जाए।
और जो बिल विवादित हो उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि सरकार तेजी से कानून ला रही है, लेकिन पर्याप्त बहस नहीं कराती। जहां सरकार बिलों पर फोकस कर रही है, वहीं विपक्ष के सवाल संसद का तापमान बढ़ा सकते हैं। कई क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे सदन में उठने तय माने जा रहे हैं। कृषि समर्थन मूल्य, राज्य केंद्र संबंध और हालिया प्रशासनिक फैसलों पर बहस। हर सत्र का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। न्यूक्लियर एनर्जी और कॉर्पोरेट रिफॉर्म जैसे बिल सीधे देश की आर्थिक दिशा तय करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में नया बिल करोड़ों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन प्रभाव बड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष मिलकर काम करेंगे? क्या ये सत्र कानून बनाने की गति बढ़ाएगा या राजनीतिक गर्मी सब पर भारी पड़ जाएगी? अब नजर अगले दिनों पर है, जहां संसद का हर पल देश के अगले फैसलों की दिशा तय करेगा। शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन इसके फैसले दूरगामी होंगे। आने वाले दिनों में संसद में बिल आएंगे, बहसें होंगी, टकराव भी होंगे और इन्हीं सब के बीच तय होगा देश की नीति किस दिशा में बढ़ेगी। सरकार अपने एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है और इनके बीच जनता की उम्मीदें हैं कि संसद चले, बहस हो और फैसले पारदर्शी हो। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दोनों सदनों में ही एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। पीएम ने कहा कि विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराश से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म करना है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं शीतकालीन सत्र में क्या खास है। तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सरकार 10 अहम बिल लाएगी और इसके साथ ही एसआईआर मुद्दे पर भी विपक्ष का हमला। आपको बता दें कि पीएम मोदी भी कहा है, पीएम मोदी ने साफ तौर पर सत्र सुचारू चले, शीतकालीन सत्र हॉट। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ 19 दिन का सत्र और 10 बड़े बिल ऑन टेबल होंगे। तो बड़ी जानकारी बता दें, विपक्ष का ही तगड़ा हमला भी है और पीएम की शांत रहो अपील भी की जा रही है। तो एटॉमिक एनर्जी बिल फोकस में है और इसके साथ ही हायर एजुकेशन बिल बड़ा बदलाव और कॉर्पोरेट लॉ में भी सुधार। तो एमएसपी किसान मुद्दा गर्म भी हो सकता है। महंगाई पर विपक्ष का आक्रामक भी देखने को मिल सकता है। तो 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। आपको बड़ी जानकारी दे दे, जहां पर सत्र का शीतकालीन जो संसद का शीतकालीन सत्र है, एसआईआर मुद्दे पर भी विपक्ष का हमला हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जहां एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, वहीं महागठबंधन इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन जीत की ये लहर अब राजनीतिक व्यवहार में संयम और संतुलन की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में बिहार के नेताओं को साफ इशारा किया है कि लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा का ही मंच है, लेकिन अहंकार का नहीं। अवसर संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का था और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष से सदन की कार्रवाई को लेकर सकारात्मक रूप से अपनाने की अपील की। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को पराजय निराश से बाहर निकलना चाहिए और इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परोक्ष रूप से बिहार के नेताओं की भी संदेश दिया है कि जीत का अभिमान न करें। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका यह संदेश सीधे बिहार के उन नेताओं के लिए है जो हाल ही में चुनावी जीत के बाद अति उत्साह में व्यवहारिक उग्रता भी दिखा रहे हैं। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए।
और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर एक अवसर पर उत्तराखंड का ही सम्मान करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया में ले जाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए, चारधाम यात्रा तेज गति से बढ़ी है, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने सभी स्थानों को दुनिया में ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज्यादा गति भी मिल रही है। आने वाले वर्षों में हम पर्यटन को लेकर, और दिल्ली में ही बताया गया कि सहारनपुर और इसके साथ ही देहरादून और एक्सप्रेसवे के ट्रायल रन पर ही उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सड़क के ही बन जाने से श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा और समय की बचत भी होगी। पहले तो प्रधानमंत्री जी का समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, कि हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, चारधाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान और नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम भी प्रारंभ होने वाला है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हो या हवाई सेवाओं का विस्तार हो या इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो एम्स का हमारा ऋषिकेश का संचालन हो या एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बनना हो, बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी और वो संख्या हजारों में रह गई थी। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आकर रात्रि को प्रवास किया, रात्रि को रुके और उसके बाद केदारनाथ में आने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास तक पहुंच रही है। चारधाम यात्रा
इस वर्ष भी देखें, पिछले वर्ष भी देखें, पहले के वर्षों में भी देखें, जिस तेज गति से बढ़ी हैं उसमें अनेक सुविधाएं जो बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ से आना है, चाहे केदारनाथ आना हो, बद्रीनाथ आना हो, देश का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था वहाँ आकर पहले गांव की संज्ञा देना हो, या पिछले वर्ष हर्षिल मुखवा आकर शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो, या इसके साथ साथ आदि कैलाश 17,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला स्थान जहां अभी अल्ट्रा मैराथन हुई, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया, ऐसे स्थानों पर जाना हो, सीमांत क्षेत्र गुंजी जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, सभी स्थानों को उन्होंने कहीं न कहीं देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज्यादा गति मिल रही है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या जो 2,000-3,000 होती थी, आज वो संख्या हमारी 30,000 से भी ऊपर पहुंच रही है, जो रिकॉर्ड है। और इसके अतिरिक्त भी जो लोग वहां जाते हैं वो बड़ी संख्या है। आने वाले वर्षों में हम पर्यटन को लेकर और तेजी से काम करेंगे। शीतकालीन यात्रा की पूरी तैयारियां हम कर रहे हैं, उसका पूरा एक मैप बना रहे हैं, पूरी समीक्षा उसकी हो चुकी है। पर्यटन विभाग, अन्य विभाग मिलकर कि देश के सभी लोग हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, शामिल हों, हम सबका स्वागत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।